मैम, इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग को आप कैसे डिफाइन करते हो? Emotional cheating is worse than physical cheating. लाइन वहाँ ड्रॉ करनी चाहिए जहाँ पे आपको चीजें छुपानी पड़े अपने पार्टनर से, जो खुद के बारे में उस रिलेशनशिप में गुड इनफ नहीं फील कर रहे होते हैं। तो वो जाते हैं किसी थर्ड पार्टी के पास ये वैलिडेशन लेने कि नहीं यार, you're good enough। इतना टफ क्यों है किसी को छोड़ देना? योर बिलीफ इन लव, एक हार्ट ब्रेक होता है, एक बार दिल टूटता है और लोगों का पूरा बिलीफ ही उठ जाता है कि यही बंदा दे सकता था वो प्यार और कोई दे ही नहीं सकता मुझे। हमारे जेंजीज में एस्ट्रोलॉजी वो बहुत मानते हैं। दो रीजंस कि एक ज्योतिष वैलिडेट कर दे या एस्ट्रोलॉजर वैलिडेट कर दे तो मैं एफर्ट लगा लूं। लड़की अपनी बात अपने पार्टनर से शेयर करने जा रही है कि भाई वो सडनली उसको रोक देगा। अरे नहीं ऐसे नहीं होता ये, अरे तुम्हें नहीं पता, 2 साल बड़ा हूँ, मुझे पता है ये सब चीजें। लेट हर स्पीक। तो इसको हम कैसे डील करें? जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आप और आपके पार्टनर, ठीक है, मी एंड माई पार्टनर हैव बिकम वन फैमिली यूनिट। अगर आपकी वाइफ आपसे ज्यादा पैसे कमा रही है, उसका एक कहीं ना कहीं एक स्टेटस बहुत ऊंचा है, तो सोसाइटी आपको दबाती है और आप खुद भी दबते रहते हो। जब आपकी शादी हो चुकी है तो जो भी पैसा है, चाहे वो आपका पैसा है, आपके पार्टनर का पैसा है, वो आ तो इसी घर में रहे ना। तुम बैठे हो लोअर स्टैंड पे कि भाई तुम्हारे लेवल पे आके कोई तुम्हें आके पूछे भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक ही इंसान आएगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे लेवल पे, वो तुम्हारी माँ या तुम्हारे फादर। और तुम सोचो तुम्हारी बंदी तुम्हारे लेवल पे आकर तुम्हें चीजें बताया, तो आई एम सॉरी, ये एक लेवल तक चलेगा बट वो फिर लॉन्ग टर्म नहीं है। इन लॉज स्ट्रिक्ट होते हैं, इन लॉज में ये दिक्कत है, वी डोंट नीड वांट टू लिव टुगेदर, वी वांट टू गो सेपरेट। एवरीवन डिजर्व्स टू सेट अप देयर ओन होम। अब ये मैसेज है इन लॉज के लिए। आज का एपिसोड स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं आयुषी माथुर, इंडिया की सबसे रियल, सॉफ्ट स्पोकन बट स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रिलेशनशिप एंड डेटिंग कोच। अगर आप D1 ढूंढ रहे हो या फिर डेटिंग, सिचुएशनशिप्स, ब्रेकअप्स, इन लॉज, किसी के बीच फंसे हो, तो आज आयुषी वो सारी चीजें ब्रेक डाउन करेंगी जो नॉर्मली लोग बोलते नहीं पर हर कपल साइलेंटली फेस करता है। हम बात करेंगे ट्रस्ट, चीटिंग, इमोशनल अब्यूज, बाउंड्रीज, मैरिज प्रेशर, सेल्फ लव, सबकी असली अनफिल्टर्ड वर्जन। तो तैयार हो जाओ क्योंकि ये एपिसोड आपकी और आपके रिलेशनशिप्स की समझ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो क्योंकि हर एपिसोड यहाँ पर आपके अंदर की क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और हीलिंग को अनलॉक करने के लिए बनाया गया है। मैम, इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग को आप कैसे डिफाइन करते हो? क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ पे एक और टर्म बड़ा फेमस है, माइक्रो चीटिंग, कि आप किसी को मैसेज कर रहे हो एंड देन जब आपको लगता है कि आप घर पहुँचने वाले हो तो यू डिलीट योर मैसेजेस। सो हाउ डू यू डिफाइन, एंड इनको कैसे हम किसी को समझाना पड़े कि भाई ये चीज़ें सही हैं, या एक लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए? लाइन वहाँ ड्रॉ करनी चाहिए जहाँ पे आपको चीजें छुपानी पड़े अपने पार्टनर से, जहाँ पे भी आपके दिमाग में अगर वो बात आ गई ना, यार इफ माई हस्बैंड सीज दिस और इफ माई वाइफ सीज दिस, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लोचा हो जाएगा घर पे, राइट? तो वो चीटिंग है क्योंकि ऑलरेडी आपने खुद ही डिफाइन कर दिया ना उसको कि ये कुछ तो गलत है जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, राइट? तो वो चीटिंग है। और फिर चीटिंग है, चाहे आप इमोशनल चीटिंग बोल लो या फिजिकल चीटिंग बोल लो, माइक्रो, मैक्रो, व्हाटएवर। तो आप इतना केसेस हैंडल करते हो, तो सारे क्लाइंट्स आते हैं, कभी किसी ने आपको बताया कि भाई मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी से बात कर रहा है बट वो वहाँ जाता है मुझे प्रॉब्लम होती है? डिफरेंस आ गया थोड़ा सा कि वो चाहे रात को कॉल कर ले, उसका मैसेज आता है आई एम ओके विद इट, बट वो सिर्फ मेरा है, जब वो वहाँ जाता है तो आई गेट ट्रिगर। तो ये सब चीज़ें एक इमोशनल फिजिकल वाली बात होएगी। तो इसको आप उसको अपने क्लाइंट से, अपने इस सोशल मीडिया में आप जब भी बातें करते हो तो कैसे आप समझाते हो उस चीज़ को? यार हर कपल की ना अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। अब बहुत से रिलेशनशिप्स ओपन भी होते हैं, बहुत से रिलेशनशिप में इवन इफ यू आर इंडल्जिंग विद अदर इंडिविजुअल्स, लोग ठीक है कि चलेगा, ओके, एज लॉन्ग एज घर पे हम एक दूसरे के तरफ ही कुछ चीजें हमारी एक्सक्लूसिव हैं। तो डिपेंड करता है आप दोनों ने एक दूसरे के बीच क्या अंडरस्टैंडिंग रखी है। अगर आपने बोला है कि ठीक है यार देखो, जिससे बात करनी है कर ऑनलाइन, लेकिन मिलना मत किसी से, अगर ये आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है तो फिर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब उसके बाद जब आपने ये चीज कभी बातें की ही नहीं, आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो ना कि ठीक है मेरे को चलता है ये लेकिन ये नहीं चलता, तो
आप दोनों के बीच में बातें कहाँ हुई हैं इस बारे में? डिफाइन तो करो, व्हाट डज फिडेलिटी एंड इनफिडेलिटी मीन टू यू? वो शो नहीं आता अमेजोन पे, मिर्ज़ापुर में वो मुन्ना भाई बाहर जाते हैं तो उनकी वाइफ बोलती है कि भाई जो करना है करो लेकिन दिल मत लगा लेना किसी से। तो ये वही वाली कहानी है। तो ये आपस में उनको पता है ना कि क्या करना हाँ, है, क्या नहीं वो करना है। उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि भाई ये चीज़ें ना, इसको तुम यहीं तक ले सकते हो। बट अगर हम थोड़ी शादियों की और डिटेल में बात करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करते हैं कि आप एक तरीके से जो एक एंड चीज़ है एक शादी का कि भाई ये हो गया तो शायद वापस आना या वो ट्रस्ट वापस उसके साथ में उस लेवल पे इंडल्ज होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे केसेस में आपने कहाँ देखा है कि और कहाँ फील किया कि वो ट्रस्ट वापस आ सकता है? ट्रस्ट वापस तो आ सकता है फॉर श्योर, अगर आप समझ जाए कॉज एंड इफेक्ट कि चीटिंग इन द फर्स्ट प्लेस हुई क्यों, वो क्यों, मतलब ही क्यों बना कि मुझे बाहर जाना पड़े अपने रिलेशनशिप से। ठीक है, लोग इस चीज को बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। लोगों को लगता है कि जो पार्टनर को सब कुछ नहीं मिल रहा अपने सामने वाले से, वो जाएगा बाहर। लेकिन पता है कौन लोग बाहर जाते हैं, मतलब बाहर जाने का मतलब चीट कौन लोग करते हैं? जो खुद के बारे में उस रिलेशनशिप में गुड इनफ नहीं फील कर रहे होते हैं। अगर आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छी रिलेशनशिप चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आदत है उसे बोलते रहना, यार तुमने ये नहीं किया, तुमने वो उतने अच्छे से नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये लगने लग जाएगा ना, यार मैं कुछ भी करूं आई एम नॉट गुड इनफ, है ना। नॉट इनफ, जब नॉट इनफ, नॉट गुड इनफ फील करते हैं लोग, तो वो जाते हैं किसी थर्ड पार्टी के पास ये वैलिडेशन लेने कि नहीं यार यू आर गुड इनफ। तो अगर आपको वो पता चल गया कि ये शुरू कहाँ से हुई चीटिंग, क्यों, नीड क्या थी, क्या नीड सेटिस्फाई की जा रही है फ्रॉम थर्ड पार्टी, और अगर वो नीड आप सॉल्व कर पाए अपनी रिलेशनशिप में, तो फिर ट्रस्ट रीबिल्ड करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप कॉज एंड इफेक्ट ही नहीं समझ पाए चीटिंग का, कॉज क्या थी, तो फिर मुश्किल ही होगा, और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो गया, ट्रस्ट ब्रेक होने में एक दिन लगता है, बिल्ड करने में सालों लगते हैं, इवन इन अ ग्रेट मैरिज। तो आपको क्यों लगता है कि भाई इतना मुश्किल क्यों होता है लोगों के लिए लेटिंग गो करना, एक लेट गो करना किसी को कहीं पे? कि कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे जो मैंने आसपास केसेस देखे हैं, बहुत छोटे टाइम में साथ में, 1-1.5 महीने साथ में है या 6 महीने साथ में, देन सडनली आपको बाहर निकलने में उनको 2 साल 3 साल लग जाते हैं। अभी आई हैव हर्ड अ वेरी रिसेंट स्टोरी में एक बहुत अच्छी फ्रेंड 1-1.5 महीना वो मिली, एंड अभी भी वो कहीं ना कहीं उस चीज़ों में फंसी पड़ी है कि मेरे साथ क्यों हो गया, वो तो इतना अच्छा था, उसने सब चीज़ें मेरे को दिखाई, लेकिन सडनली। तो इतना हम अगर थोड़े साइकोलॉजी भी टच करें या फिर हम कोचिंग की टच करें, जो भी आप सिखाते हैं, इतना टफ क्यों है किसी को छोड़ देना? ये मैं अपनी खुद की जिंदगी से सीखा है मैंने ये। व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s, और तब जो मेरे ब्रेकअप्स हुए हैं ना, ओह व्हाट देवदास आई यूज्ड टू बिकम। ठीक है, सो ड्रामेटिक कि नाउ व्हेन आई लुक बैक एट दैट वुमन आई एम लाइक दैट्स नॉट मी, आई डोंट रिकॉग्नाइज हर। लेकिन जो मेरे लेट 20s में ब्रेकअप हुए, उसमें आई हैव बीन एबल टू लेट गो लाइक दैट। तो उसमें बहुत लेयर्स हैं, इस आंसर में बहुत सारे लेयर्स हैं, अगर आप सुनना चाहें तो। पहला लेयर ये है कि योर बिलीफ इन लव, है ना। एक हार्ट ब्रेक होता है, एक बार दिल टूटता है और लोगों का पूरा बिलीफ ही उठ जाता है कि यही बंदा दे सकता था वो प्यार, और कोई दे ही नहीं सकता मुझे, राइट। तो अगर आपका वो बिलीफ ही उठ गया है प्यार से, तो आप उसी को बार बार चेज करते रहोगे कि यहीं से मिल सकता है और कहीं से मिल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो लोग ये चेंज करें कि यार प्यार मिल सकता है आपको, और बहुत और लोगों से मिल सकता है, मौका तो दो उन्हें, राइट। तो दैट्स व्हाट चेंज्ड इन माय लाइफ कि मेरे बहुत ही गंदे गंदे हार्ट ब्रेक्स भी जब हुए इन माय लेट 20s और मिड 20s, मैंने वो बिलीफ इन लव नहीं छोड़ा कि यार मेरी तो एक बहुत ही रोमांटिक सी किताबों वाली लव स्टोरी होगी किसी दिन, मुझे पता है होगी, और हो गई, राइट। बिलीफ। सेकंड ये है कि हम में से बहुत लोग ना एक एडिक्शन साइकिल में फंस जाते हैं। मेजॉरिटी लोग अपने 20s में अनहेल्दी लोगों के साथ रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि उनकी चाइल्डहुड के वही पैटर्न्स वो रिपीट करते हैं, राइट। चाइल्डहुड में अगर अपने माँ बाप से, अपने केयर गिवर्स से बहुत प्यार नहीं मिला,
या बहुत ही कंडीशनल प्यार मिला, तो वही चीज़ वो रिपीट करते हैं अपने पार्टनर्स में भी। ट्रू। तो आप यूजुअली पीपल गेट इन अ रिलेशनशिप विद समवन जो शुरू में तो बहुत प्यार दे रहा है आपको, यू नो, लव बॉम्ब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एंड देन सडनली दे विल पुल आउट, और सडनली दे विल बी लाइक हाँ ठीक है ना यार, अब हो गया ना, मतलब दिस इज अस ना, व्हाटएवर, ठीक है। अब एक दिन दिल गिव यू दिस मच अटेंशन, देन दिल गिव यू दिस अटेंशन, देन दिस। ये जो है ना, सेम हमारे ब्रेन में जो लोचे होते हैं इसकी वजह से, केमिकल लोचे, वो होते हैं सेम जो हमारे कोकेन पे भी होते हैं, या कोई और ड्रग ले लो आप, हार्ड ड्रग्स, सेम यही चीजें करते हैं हमारे दिमाग में। तो अब आपने देखा होगा, आप प्यार एक तरफ के लिए साइड भी रख दो, आप ड्रग्स देख लो, लोग कैसे, हाउ डू पीपल गेट आउट ऑफ ड्रग एडिक्शन? रिहैब जाना पड़ता है या कुछ ऐसा करना पड़ता है ना, अल्टीमेट, कि भाई आसपास दिखे भी ना, एक्सेस ना मिले। तो अगर इफ यू वांट टू लेट गो ऑफ समबडी, आपको भी यही करना पड़ेगा, नो एक्सेस। आप लेट गो कैसे कर पाओगे जब आपने फेक आईडी बना के उसको स्टॉक करते रहना है रोज? तो वो थोड़ा थोड़ा हिट तो आपको मिल रहा है ना, एक ग्राम ना मिल रहा हो, 0.1 ग्राम तो रोज ले रहे हो ना आप, राइट? तो आप उस एडिक्शन में फंस गए, और फिर थोड़ा थोड़ा हिट लेते रहते हो आप, कभी भी आपकी बॉडी क्लीन नहीं हो पा रही फुली। लेकिन आप ड्रग एडिक्ट से फिर से कंपेयर करो, तो रिहैब में जब वो जाते हैं, पहले 15 दिन या 3 हफ्ते बहुत तड़पते हैं, मतलब रातों रातों को नाइट स्वेट्स, रोना चिल्लाना सब कुछ, क्योंकि नहीं, एकदम से बॉडी विड्रॉल में चल जाती है। सेम होता है आपके साथ प्यार में भी, आप विड्रॉल फील करोगे, लेकिन करने दो अपने आप को, क्योंकि विड्रॉल से एक बार बाहर निकल गए ना, बस वही है मैजिक। ये इसमें एक चीज़ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि कभी क्या होता है कि मैंने भी जो किया है कि एक्स हो गया, ठीक है, पार्टनर एक्स बन चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जब उस स्टार्टिंग फेज ऑफ हीलिंग होता है कि भाई आप समझ रहे हो अपने आप को कि ये इंसान या ये किताब मेरे लिए नहीं थी, बट फिर भी कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है, वो आता है, माइंड ट्रिक करता है आपको। आप म्यूचुअल दोस्तों से पूछता है कि भाई क्या चल रहा है उसका, है वो क्या कर रही है, या फिर कहाँ है वो, अच्छा वो घूमने गई, कहीं घूमने जा रही है, कहीं भी जा रहा है, मेरे केस में घूमने गई है, तो आई यूज टू थिंक कि भाई अच्छा ओके ठीक है, अब मुझे मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज आ रहे हैं, आई नीड टू डू समथिंग, मैं भी जाऊंगा बाहर या ये। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे माइंड हमें बहुत स्वीट कैंडी देता है कि भाई चल एक बार तो करके तो देख, हम कितना कोशिश करें। बट हाँ, ऑफकोर्स एक हीलिंग की पार्ट है, एक जर्नी का है ये। एंड अभी रिसेंटली एक छोटा बच्चा, मतलब छोटा बच्चा नहीं, मतलब 12th क्लास का, मेरी सोसाइटी में रहता है, वो मेरा पॉडकास्ट देखता है, कहता है कि भैया आपका मैंने देखा और एक चीज़ आपसे शेयर करनी है। तो अब मुझे लगा, मैंने कहा 12 साल का बच्चा है ये, 12th क्लास का बच्चा है, इसको मैं इसकी बात सुनता हूँ, उसको मैं कैसे समझाऊँ? मैं बिल्कुल एक नया उस डिले में बंदा कि मैं इसको पेरेंट्स को शेयर नहीं कर पा रहा। तो कहता भैया मेरी फ्रेंड थी, मैं समझ गया, मैंने कहा फ्रेंड क्या होता, फ्रेंड स्कूल में डेज में, कहती वो ना मैं अब मेरा एडमिशन हो गया है, अब वो मुझसे बात नहीं करती, वो चली गई। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, तो भैया मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो मुझसे बिल्कुल कट ऑफ कर दिया उसने, और वो पूरा 1 साल बहुत अच्छा चला है वो। मैंने कहा चलो, फिर सुनता रहा, मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैं इस बच्चे को इसके लेवल पे लाके समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि शायद ये समझ जाए। देन आई टोल्ड हिम कि भाई देख, अगर वो तेरे को छोड़ के गई है तो कोई किसी को छोड़ के भी तेरे पास में आएगा ना, तो उसको थोड़ी 2 मिनट लगा कि भैया अच्छा। देन ही वेंट लाइक भैया बात तो सही कह रहे हो आप, ठीक है, अगर मुझे छोड़ गई तो कहीं ना कहीं दुनिया में किसी कुछ को छोड़ के मेरे पास भी आएगा। उसको छोटी सी खुशी मिल गई उस 10 मिनट के लिए कि हाँ, ही वाज लाइक कि हाँ भैया ठीक कह रहे हो आप, ठीक है, मैं सोचता हूँ। तो ओवरऑल जो माइंड हमारे साथ चीज़ें करता है ना, कि कहाँ पे आपको डोपामिन के क्लिक कर रहा है कि एक बार मैं देख लूँ। और ऐसा नहीं है, अगर अभी मैंने रील देखी कल रात को बैठ के कि एक फनी रील थी, वो अपनी एक्स को देख रहा है 20 साल बाद, ठीक है, वो अच्छा साड़ी वाड़ी पहन के वीडियोस डाल रही है, वो देखा है बुढ़ा हो गया है, वो भी बुढ़ी हो गई है, और सडनली वो उसको देख रहा है, उसका हस्बैंड आ जाता है, वो फ़ोन रख देता है। तो वो कहीं ना कहीं वो टाइनी जो पार्टिकल्स हमारे पास दिल दिमाग में रहते हैं, उसके लिए वो आई गेस रहता ही है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है।
इसमें आपको एक हमारे ब्रेन का गेम बताऊं इसमें क्या है। अभी किसी से रिसेंटली मैं बात कर रही थी जो इसी साइकिल में फंसा है कि जाके अपने एक्स को स्टॉक करना सोशल मीडिया पे, है ना। और मैंने पूछा कि क्या नीड फुलफिल हो रही है स्टॉक करके, तो वहां से जवाब ये आया कि ओ मैं बस चाहती हूँ कि है ना वो खुश है अपनी जिंदगी में, ठीक है, मैंने छोड़ दिया उसे लेकिन वो खुश रहे। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत लोग। लेकिन ये ना धोखा है, ये तुम्हारा ब्रेन का पहला फिल्टर है। ये फिल्टर हटा दो ना तो तुम्हारा ब्रेन एक्चुअली चाहता है, ये देखना चाहता है कि भाई मैंने छोड़ दिया उसे ना तो अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो चाहते हैं कि मेरे बिना खुश कैसे है वो। और बार बार आप इसीलिए चेक करते हो कि एक दिन बर्बादी दिख जाए, एक दिन कोई दुखी सॉन्ग दिख जाए उसकी। बस मेरे को याद कर रही हो, बस मैं मेरा ब्रेकअप सक्सेसफुल हो गया। तो ये सब हम ईगो सेटिस्फैक्शन। जी एग्जैक्टली। अभी जो आपने बताया, जो बिलीफ वाली बात आपने बताई कि इसको मैं ना वो उस आई थिंक इसको वो टर्म होपलेस रोमांटिक नहीं बोलना चाहिए, वो बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। बट जो एक फेथ आप अपने अंदर रखते हो कि भाई कोई बात नहीं, अगर कॉस्मोस ने एक लड़का छीन लिया ना तो जो सारा पेन हमारे अंदर हमने दिया है इतना, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही ना, वापस आएगा। तो अब मेरे इतने सारे 3 मेजर हार्ट ब्रेक्स हुए थे। देन आई सडनली रियलाइज कि नहीं, हर जो इंसान लाइफ में आया कि नहीं, मुझे आई हैड माई लेसन्स, मेरे समझ आ गया। बट वो एक फेल बेटर वाली बात होती है। लाइफ इज ऑल अबाउट फेलिंग बेटर। आप एक लेवल पे आते हो, सीखते हो रोज। तो मुझे लगा कि नहीं यार ठीक है, अब ये आया, एक नई खुशबू लाइफ में आई है, इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। कोई है क्या उनका नाम? नहीं। सो फिर हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं। देन सडनली आपको रियलाइज होता है कि यार वाली किताब तो बहुत अच्छी है, हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे बहुत जल्दी जा पा रहे हैं और इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ रही। वो खुद भी फ्लिप कर रहा है चैप्टर्स, वहाँ से भी आ रहा है। तो वो एक जुगलबंदी बैठती है और वही चीज़ है। तो शायद वो एक बहुत मेजर पार्ट है हमारी लाइफ का, फेथ एंड बिलीव जो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी गोल में हो, या को लड़का ढूंढना है, लड़की ढूंढना है, शादी करनी है, जो भी बिजनेस करना है, तो वो चीज़ होनी चाहिए कि भाई ठीक है, एक खराब गई तो जरूरी तो नहीं कि हर कोई खराब होगा। तो अगर हम जैसे भी हमने टर्म यूज़ किया लव बॉम्बिंग थोड़ा समझाओ पब्लिक को कि विद एनी एग्जांपल्स क्या हो सकता है। आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, फेथ है ना, कि फेथ है प्यार में तो कोई ना कोई एक नई किताब खुलेगी कहीं ना कहीं। अब नई किताब खुल रही है का मतलब ये नहीं आप दोनों अलाइन भी हो गए, बहुत अच्छा समझ पा रहे हो एक दूसरे को। इसका मतलब ये नहीं ना कि पहले ही हफ्ते आप घर पहुंच जाओ, फूल भिजवा दो, बड़े बड़े गिफ्ट्स, आईफोन ही गिफ्ट कर दो उसको पहले हफ्ते। ऐसा होता है? आईफोन लोग करते हैं पहले हफ्ते में? वाह। लोग करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक लैक से ऑपरेट कर रहे हैं कि यार ये मुझे कहीं छोड़ के ना चल जाए, क्योंकि मैं अभी इतने सालों से अकेला था, इसको एकदम से पकड़ लो, मतलब जकड़ लो इसको, ताकि ये छोड़ ना पाए मुझे। इसीलिए शुरू के 1-1.5-2 महीने में लोग इतना कुछ कर देते हैं उस इंसान के लिए। क्यों करते हैं? ताकि बाद में वो एक तो ROI दे, है ना, जितना भी मैंने प्यार दिया मुझे भी उतना ही वापस मिले। और अगर नहीं मिलता है तो मैं उसे सुना पाऊं, देख यार मैंने तुम्हारे लिए तो कितना कुछ किया। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है? ये कोई हेल्दी इंसान नहीं करेगा, हील्ड इंसान नहीं करेगा ये। ठीक है, क्योंकि हील्ड इंसान के पास फेथ होगा कि मैं जो हूं, जैसा भी हूं अभी, डिसेंट इनफ अटेंशन एंड लव इफ आई एम गिविंग, दे विल रेसिप्रोकेट। लेकिन अगर आप अनहील्ड हो, एक फियर से ऑपरेट कर रहे हो कॉन्स्टेंटली कि ये भी ना छोड़ के चल जाए, तो आप लव बॉम्ब करोगे। और कोई भी कंसिस्टेंटली लव बॉम्ब नहीं कर सकता। आप भी 3 महीने में आप बर्न आउट कर जाओगे, राइट? अब 3 महीने रोज वर्कआउट कर रहे हो आप 2-2 घंटे विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, बर्नआउट आएगा ना, क्रैश आएगा ना बॉडी में फुल। सेम जिस दिन वो क्रैश आता है, रिजेंटमेंट बढ़ जाती है, यार मैंने तो इतना किया, इसने तो इतना नहीं किया मेरे लिए। दैट्स लव बॉम्ब। नहीं, इसमें हम कहीं ना कहीं वो भी तो चीज़ डाल सकते हैं ना कि एक अगर इंसान एक सरेंडरिंग मोशन में है कि कुछ भी हो जाए भाई, बहना है ना, काम चल जाए बहुत अच्छी बात, काम ना चले तो कोई ना कोई काम तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई सारे काम आपके फटे मुंह होने वाले, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो ये बहनी वाली स्टेट है कि भाई मैं सरेंडर कर चुका हूँ, जब आएगा तो बहुत ही बढ़िया आ रहा है, मैं तो दे रहा हूँ,
सामने से भी आ रहा है, जैसे हमने अभी आप बात कर रहे हो कि 3-4 दिन में आप मत दो, बट अगर सामने से सेम एनर्जी आ रही है तब क्या करें फिर? आप दोनों को इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि पहले तो सबसे पहले आप अपने आप से बात करें कि ये जो मैं दे रहा हूं इतना प्यार किसी को, एफर्ट्स किसी को, शुरू के 3-4 दिन में, उसे जानने से पहले ही, तो ये मैं आउट ऑफ फेथ दे रहा हूं, आउट ऑफ फियर और एंग्जाइटी दे रहा हूं? क्योंकि बहुत लोग एंग्शियस फील करने लग जाते हैं, इसीलिए देते हैं ज्यादा यार, लेट मी डू समथिंग एल्स तो दे विल फील ग्रेट, लेट मी डू समथिंग, कि आई एम नॉट इनफ, इफ आई डोंट डू इनफ आई एम नॉट इनफ। घूम फिर के वो वही बात आ जाती है। अगर इफ यू डोंट फील गुड इनफ इन योर सेल्फ, आप ये सारे कांड करोगे इधर उधर। अच्छा, ये भी आजकल एक और भी बड़े हमारे जेंजीज में, मैं तो जेंजी नहीं हूँ बट आ चुका है कि एस्ट्रोलॉजी वो बहुत मानते हैं, ठीक है। इवन लव मैरिज में भी दे आर लाइक कि सर एक बार देख लो, हम ये हैं। ये माइंडसेट क्यों नहीं चेंज हो रहा? मतलब ये फियर क्यों है? नॉट फ्रॉम पर्टिकुलर एस्ट्रोलॉजी, बट ये माइंडसेट का जो गेम है कि अगर आपके सब बक्से क्लिक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है कि नहीं यार, मेरे को वहाँ से वैलिडेशन चाहिए कि हाँ भाई बात कर लो, इससे सही है। 2 रीजंस। पहला तो हमारी सोसाइटी में इतने सेंचुरीज से एस्ट्रोलॉजी की इतनी बातें की जाती हैं, तो वो कंडीशनिंग हटाना भी और सेंचुरीज लग जाएंगे, शायद डेकेड्स तो लग ही जाएंगे, और 3-4-6 जनरेशन बाद शायद एस्ट्रोलॉजी पे वेटेज लोग डालना कम करें। एक तो हो गया कंडीशनिंग, दूसरा हो गया अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्टिंग, कि हमारा अच्छा बैठ रहा है लेकिन किसी ने पहले वैलिडेट कर दिया, जो आपने वर्ड यूज किया कि एक ज्योतिष वैलिडेट कर दे या एस्ट्रोलॉजर वैलिडेट कर दे तो मैं एफर्ट लगा लूं, क्योंकि अगर उसने इनवैलिडेट कर दिया तो मेरे जो डाउट्स थे ना अंदर, क्योंकि कोई ना कोई डाउट्स हो जाएगा कि भाई हाँ, मेरे डाउट्स थे, उनको और सराहना मिल जाएगी और फिर मैं निकल लूंगा यहाँ से। अब ये मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देती हूँ। व्हेन आई फेल इन लव विथ माई पार्टनर, व्हेन वी फेल इन लव, हमारी फैमिलीज हमारे अगेंस्ट थी, हमारे एस्ट्रोलॉजीज हमारे अगेंस्ट थी, ठीक है, लेकिन वहाँ पे फिर हमारी एक चॉइस थी कि ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं, चाहे हम उसमें बिलीव करें ना करें, टू मेक इट वर्क इज इन आवर हैंड्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है, हम साथ में पैसा बना पाएं, हेल्थ अच्छी कर पाएं, सक्सेस कर पाएं, सब कुछ। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी यही कहती है ना, आप इसके साथ हो गए तो आप गरीब हो जाओगे, आप हेल्थ में बेकार हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब वो सब किसके हाथ में? वो हमारे हाथ में ना। अगर जिस दिन हम एस्ट्रोलॉजी की सुन लेते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी की सुन के छोड़ देते, हमने कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप से प्लैनेट्स में शिफ्ट कर दी कि क्योंकि प्लैनेट्स ने बोला है आई विल बी सक्सेसफुल विद दिस पर्सन, आई शुड बी विद दिस पर्सन। शॉर्टकट नहीं हो गया ये? जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में एक चीज़ नोटिस करी है कि भाई वो बहुत सुंदर है, लड़की बोलती है नहीं यार अच्छा घर बार बहुत अच्छा ठीक ठाक लड़का है वो, बट यार गुण नहीं मिलते हमारे, ठीक है। मैं उनको समझाता हूँ, मैंने कहा देखो लाइफ इज, सदगुरु का डायलॉग है एंड आई एम जस्ट कोटिंग कि लाइफ इज ऑल अबाउट बी एंड डी, बिटवीन बी एंड डी, बर्थ एंड डेथ, जो बीच में सी विच इज चॉइसेस। कि भाई आपको अगर लगता है कि भाई यहाँ गड्ढा है, ठीक है, तो अब उस गड्ढे को भर के यार यहाँ गड्ढे के साइड से जाया जा सकता है ना। अब बजाय ये थोड़ी ना कि भाई अगर उसकी चार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसी को दबा दो आप या उसके साथ डूब जाओ। अगर आप एक लेवल पे अप हो तो उसको आप बचा सकते हो ना, दैट्स व्हाट्स द बैलेंस इज। लेकिन जो एक हवा दिमाग में है, कंडीशनिंग है बचपन से पेरेंट्स के वहाँ से कि भाई अपना ये करने का है, अपना ये वो, ये तारे प्लैनेट सोच के देखो, प्लैनेट्स ऊपर देख रहा भाई हमने नहीं किया है, हम पे क्यों डाल रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे, रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट कर दी, तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम काम नहीं कर रहे, हम पे डाल दिया। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है इसलिए। हाँ वो, हाँ अब मेरे एक्स का वो आएगा, अब मेरा वो आएगा, बस। तो ये बहुत एक्यूरेट हो सकता है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, बट वो एक लेवल तक एक्यूरेट देता है कि भाई एक लेवल तक आपको बता देगा कि आगे जाओगे तो दीवार मिल सकती है, ये रास्ता अच्छा है या नहीं है, चलने तो आपको ही है ना। तो कर्म आपके ही हैं, हाँ एग्जैक्टली। अब जब आप सोचिए ना,
भगवान और उनके रूप भी फ्री नहीं थे कर्म के लिए, कर्म से, राइट? कृष्ण ने क्या बोला है कि ये आपकी डेस्टिनी है, लेकिन अब आप चॉइस है आपके पास, जो आपने बोला बर्थ और डेथ के बीच की चॉइस। कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया कि दिस इज व्हाट यू गॉट टू डू, अभी आपकी चॉइस है, आप उसे विद गिल्ट करो या कैसे करो, आप करना तो है ही, वो आपके कर्म है एट द एंड ऑफ द डे। तो हम सबके भी कर्म है और हम खुद ही ढूंढते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कृष्णा नहीं है हमारे बाजू में बताने के लिए, लेकिन कर सकते हैं हम खुद ही। नहीं, बट आप उनका कहीं ना कहीं 0.1% काम कर ही रहे हैं कि लोगों को समझाना, कहीं ना कहीं गाइड करना कि भाई, मुझे लगता है कि हम हीलर्स ना कहीं लोग बड़ा इसको एक गिमिक समझते हैं कि भाई तुम लाइफ कोचिंग के पास, लाइफ कोच के पास क्या कर लेगा वो। मेरे एक रिस्पेक्टेड सो कॉल्ड अंकल ने ऐसा कुछ बोला कि भाई वो व्हाट विल यू डू, क्या करोगे कोचिंग। मैंने कहा अंकल आपने रैली कार रेसेस देखी होंगी जो डिस्कवरी चैनल पे बहुत पहले आया करती थी, कि बहुत स्पीड में गाड़ी चल रही है, वो बंदा सिर्फ गाड़ी स्टीयरिंग को संभाल रहा है, जो नेविगेट कर रहा है वो मैप में साइड में बैठ के दिखा रहा है। मैंने कहा ये है कोच का काम। वो कोच आपकी गाड़ी नहीं चलाने वाला, ना आपको वो बताएगा कि भाई इस टाइम पे ये गियर चेंज कर, वो आपको रास्ता दिखा रहा है। गियर भी आपको अपने हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, करना सब खुद ही दैट्स है। व्हाट गेम की भाई कोच का काम ये है। फिर उनको समझ आया, फिर वो कहते हैं चलो अच्छी बात है। तो बहुत बहुत सारे ऐसे नमूने मिलते हैं दुनिया में कि जो आपको आपकी टांग खींचने के लिए बैठे हैं कि भाई अच्छा इसमें क्या ही होता है, बट होता है भाई, क्यों नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वही एक छोटा सा हम पार्ट है, कर्ण है कृष्ण का, जो हम कहीं ना कहीं लोगों की मदद कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि we were chosen as medium maybe, कि एग्जैक्टली हाँ, ये अच्छा कर पा रहे हैं, हमारा प्रिविलेज है किसी और के लिए। किसी की उंगली पकड़ के, जैसे माँ बाप बच्चों में सिखाते हैं कि चलते हैं या उनको झूला सिखाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो हर एक इंसान उस झूले पे है और अपने एक स्पीड पे चल रहा है। किसी के पास में अच्छा सपोर्ट है तो उसके पास में सेफ्टी नेट है कि बच्चा गिर भी गया, अगर वो इंसान लाइफ में भी गिर गया तो संभल जाएगा। और किसी के पास नहीं है, सपोज अब आप वो एग्जांपल उठाओ, कोई रोड पे बेगर है, बच्चा बेगर है, कोई माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, वो बिंदास खुश है, चिल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कल को कैसे जिएगा, वो बिंदास रह रहा है। तो उसके पास तो कोई सेफ्टी नेट भी नहीं है, बट वो उसकी स्विंग कितनी सुंदर है, चल रहा है विदाउट एनी फियर। और हाँ, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि सब चीज़ें मिलें। तो मेरा अलग थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है अबाउट दिस कि भी हाँ, हम काफ़ी चीज़ों को सीरियस ले लेते हैं जबकि नहीं लेना टू मच। हम अपनी लाइफ को, खुद को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये थोड़ी मस्ती मजा भी करना चाहिए। आजकल ये एक कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप में, स्टोन वॉलिंग का, कि बड़े लोग जैसे बात करते हैं, एंड आई हैव सीन माय पर्सनल लाइफ आल्सो, कि लोग कॉन्फ्लिक्ट से भागते हैं, लोग कन्फ्रंट करने से भागते हैं कि भाई बात कर लो क्या हो गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल कोने पे रख लेंगे, दीवारें बना लेंगे स्ट्रॉन्ग, एंड ये चीज़ें चलती रही। इसको कैसे हम थोड़ा डिफाइन करें, और कब आपको लगता है कि ये इमोशनल अब्यूज बन जाता है? तो स्टोन वॉलिंग कहाँ से आ रहा है? स्टोन वॉलिंग कुछ लोग बहुत कम लोग बाय चॉइस करते हैं। दे वॉन्ट टू मेक द अदर पर्सन हर्ट, राइट? कि तुमने मुझे ये बोल दिया, अब तो मैं नहीं बात करूंगा, राइट? लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो स्टोन वॉल कर बैठते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने उन्हें नहीं सिखाया कि उनके खुद के इमोशंस में कैसे झांक के देखा जाए। वो अपने खुद के इमोशंस नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन आती है, सब कुछ एंगर के रूप में निकलता है ना? सबसे कॉमन अगर हमारी इंडियन फैमिलीज में देखा जाए, सब कुछ भी फीडबैक आया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, दोनों लोग चिल्ला पड़ेंगे, दोनों लोग लड़ पड़ेंगे। एंगर इज द फर्स्ट इमोशन वी ग्रैब ऑन टू। लेकिन एंगर इतना वॉलेटाइल इमोशन है ना, इसीलिए उसको ग्रैब करना भी आसान है। लेकिन एंगर के नीचे, एनएलपी में जो हम सीखते हैं, एंगर के नीचे बैठा होता है सॉरो या ग्रीफ, राइट?
हम में से किसको सिखाया गया है कि अपना सौरो कैसे फेस किया जाए? हाउ डू वी फेस आवर सौरो, राइट? व्हाट टू डू व्हेन वी आर सॉरोफुल या ग्रीविंग? तो इसीलिए अब कॉन्फ्लिक्ट से, कन्फ्रंटेशन से, एंगर से बचने के लिए लोग बात ही करना छोड़ देते हैं, लेकिन इसके बहुत बुरे रेपरकशंस होते हैं ऑन द रिसीविंग पार्टी, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये हो गया, लेकिन अब व्हाट नेक्स्ट? वो तो कहीं लटक गए ना बीच में, ना तो बेटर हुई चीजें, ना ही वर्स हुई, ना तो लड़के खत्म की हमने, बीच में लटके हैं वो। 4-5 दिन 6 दिन हो जाते हैं कई बार। तो जब आपको दिख रहा है, जब आपको अवेयरनेस है कि मेरे इस एक्शन की वजह से अगले इंसान को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो वहां पे वो इमोशनल अब्यूज बन गया कि आपको अवेयरनेस है लेकिन आप चेंज नहीं कर रहे हो। आप खुद एक कोच या थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे हो कि यार मुझे अपना बिहेवियर चेंज करना है अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। करना ही पड़ेगा ना, फॉर माई रिलेशनशिप दैट। तो मैम एक और इसमें मैं ऐड करूंगा कि एक टर्म जो आजकल बड़ा वायरल है, मैंसप्लेनिंग, कि अगर कोई लड़की अपनी बात अपने पार्टनर से शेयर करने जा रही है कि भाई वो सडनली उसको रोक देगा, अरे नहीं ऐसे नहीं होता ये, मैं समझा, हाँ मैं समझा, मैंने अगर वो अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल बड़ा है, अरे तुम्हें नहीं पता 2 साल बड़ा हूँ, मुझे पता है ये सब चीज़ें। हाउ टू डील विद दिस, कि कैसे लड़कियां, उनको पता है, मेरे पर्सपेक्टिव में लड़कियों को आंसर्स पता होंगे अपने प्रॉब्लम्स का, भाई उनको चाहिए कि सुन ले यार, तू मेरी चुपचाप 5 मिनट बैठ के मेरी बात सुन ले, मेरे को पता है, मेरे को बस निकालना है सर पूरा दिन का। नहीं ऐसे नहीं होता, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, छोड़, लेट हर स्पीक। तो इसको हम कैसे डील करें? तो ये 2-3 चीज़ें बोल दी आपने। सबसे पहले तो मेन और विमेन का डिफरेंस ही यही है, वो जैसे किताबें नहीं लिखी गई है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस, कि मेन उस तरीके से वायर्ड हैं और उस तरीके की कंडीशनिंग भी है उनकी कि यार प्रॉब्लम हो गई तो फटफट सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, मतलब सॉल्व करके। लेकिन लड़कियों का ऐसा है कि हमें पता है सोल्यूशन, आपने बिल्कुल सही बात बोली, मुझे सोल्यूशन पता है, लेकिन हमने अपने बचपन से यही सीखा है और किया भी है कि 4 लड़कियां मिलेंगी एंड देन वी विल सिट एंड बिच अबाउट समथिंग, ठीक है, जस्ट बी लाइक यार पता है ऐसा हुआ, राइट? आपने कभी आप 2 लड़कियों की बातें सुन लो, कभी भी दूसरी लड़की सोल्यूशन नहीं देगी। दूसरी लड़की बोलेगी सच में उसने ऐसा किया, व्हाट अ बिच, राइट? दैट्स व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर मेन ऑल्सो, राइट? कि बस उस समय ना वैलिडेट कर दे, उस समय बोल दे हाँ यार ये तो बहुत ही बुरा हो गया तेरे साथ, बस। और फिर सडनली वी रीच आवर ओन कंक्लूजन एंड ओन सोल्यूशन। लेकिन मेन आर सो हार्ड वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि वो एकदम से सोल्यूशन पे जंप कर जाते हैं। माई हस्बैंड यूज्ड टू डू दैट एज वेल। मैंने उसे इतनी बार समझाया है कि लिसन ऐसा नहीं, आई वांट दिस। तो नाउ ही इज कंप्लीटली चेंज दैट विथ मी एंड अदर women in his life also. कि अब he'll be like okay, what are you looking for? You know, are you looking for support or are you looking for solution? That's the best way. पूछ लो ना, आप खुद ही पूछ लो from the women in your life कि आप इस समय चाहते क्या हो? You just want to sit and rant about this together or do you want to solve this? Now, mansplaining की बात ही कुछ और है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं कुछ ऐसे लड़के मिले मुझे अपनी ज़िंदगी में जो मुझे menstrual cycle के बारे में सिखा रहे हैं, मुझे being a woman. They're like नहीं ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। तुम राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक बार गूगल कर लिया, पढ़ लिया, उनको लग जाता है कि हाँ हम तो एक्सपर्ट हो गए, हम बता दें, ज्ञानी बन गया, है ना? अब ये कहाँ से आ रही है? प्रीवियस जनरेशन से आ रहा है ना कहीं। पहले रोल्स ऐसे थे हमारे पेरेंट्स के, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के, कि मेन वुड हैव मोर एक्सपोजर, मेन ज़्यादा बाहर जाते थे, समझते थे, दुनिया जहान जानते थे। विमेन वर मोर एट होम फिगरिंग आउट family life and all of that. Then also women knew a lot. बस वो कहीं ना कहीं आदतें बन गई mansplain करने की। अब कई लोग अपनी ईगो पीछे नहीं छोड़ पाते and then they end up explaining these things. मुझे ऐसा लगता है कि शायद लड़के लोग ना रिस्पॉन्ड की बजाय रिएक्ट पे पहुंच जाते हैं कि भाई सुनना ऐसा हो गया है। अगर शायद रिस्पॉन्ड करें कि ठीक है 10 मिनट बाद सुनने के 10 मिनट बाद बोलेंगे, चलो ठीक है इसको हम क्या इस तरह ट्राई कर सकते हैं, तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा विजडम के साथ मिल जाएगा, बजाय इसको ऐसे ही करते हैं। बहुत
हल्का डिफरेंस है, लेकिन बस वो एक शिफ्ट है कि भाई थोड़ा सा लेट्स, अगर यहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, आई अंडरस्टैंड, व्हाई नॉट यू ट्राई समथिंग दिस, कैन वी ट्राई दिस? हाँ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं कि अरे तू ये तो कर यार, तो ऐसे नहीं होता। बहुत बहुत देखते हैं, बहुत ही होता रहता है ये। Yet nothing makes you an expert on someone else's problems or life. That's it. ये याद रखें तो सब कुछ ठीक रहेगा. थोड़ा आपकी आपने बताया, आप जस्ट गॉट मैरिड रिसेंटली, कांग्रेचुलेशंस. Thank you. एंड थोड़ा सा टॉपिक टची हो सकता है, इन लॉज के बारे में बात करते हैं कि वाई इज दिस, कि हमेशा एक जैसे हम सोशल कंडीशनिंग बनी हुई है कि इन लॉज स्ट्रिक्ट होते हैं, इन लॉज में ये दिक्कत है हमें, और आजकल जैसे बहुत सारी मेजर जो एक वुमेन प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है कि वी डोंट नीड वांट टू लिव टुगेदर, वी वांट टू गो सेपरेट, मेरे को मेरे पार्टनर से ही मतलब है. तो ये मैं अपने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में भी शेयर किया था कि 4 लोग शादियां कर रहे हैं, आपका पार्टनर, आपका इनर चाइल्ड और उसका इनर चाइल्ड. लेकिन ये चीज़ें बहुत डेप्थ की हैं, लोग शायद इतना अगर सामने से कोई करे तो समझे. बट हाँ, आपको क्यों लगता है कि ऐसा थॉट प्रोसेस क्यों है कि लोग, लड़कियां स्पेशली आजकल इस मोशन में है कि हमें साथ में नहीं रहना? मेरा भी ये बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हुआ करता था कि, और अभी भी है, कुछ हद तक अभी भी है, कि एवरीवन डिजर्व्स टू सेट अप देयर ओन होम. क्योंकि शादी के बाद क्या है ना, आप घर भी तो चला रहे हो, राइट? मतलब किचन हो गया, सफाई हो गई, हाउस हेल्प हो गई, राशन, पानी, बिजली, XYZ, बहुत सारी चीजें हैं. अब कहीं ना कहीं इन सब चीजों में ना वो आएगा कॉन्फ्लिक्ट. आपका करने का तरीका 30 साल से एक है, उनका कुछ और करने का तरीका है. चाहे आप दोनों बहुत ही वेल मीनिंग, वेल इंटेंडिंग लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, लेकिन बस आप डिफरेंटली रेज्ड है ना. अब मेरे केस में जैसे हुआ, मेरी चॉइस थी. माई पार्टनर वॉज लाइक कि ठीक है यार, 2-3 महीने घर पे रहेंगे, फिर पहाड़ों में शिफ्ट हो जाएंगे. बट आई वॉज लाइक नहीं यार, पहला साल तो पेरेंट्स के साथ रह लेते हैं, दे आर सो मच ओल्डर ऑल्सो, उनको भी अच्छा लगेगा. तो इट वॉज माई चॉइस टू स्टे एट होम. जबकि मैंने पूरी जिंदगी ये बोला है कि नहीं अलग रहना चाहिए. तो वो बदल जाते हैं ना हम भी कहीं ना कहीं. तो अब जिस घर में हम रह रहे हैं, मेरे इन लॉज उस घर में 30 साल से रह रहे हैं. तो उनका अपना दिनचर्या, अपना करने का सब कुछ जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके तरीके की हैं, उनका एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है और वो उसी ब्लूप्रिंट पे चलते हैं रोज, राइट? तो शुरू में ऑनेस्टली बताऊं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए मेरे और मेरे हस्बैंड के. मतलब हमारे 11 मंथ्स हो गए मैरिज के, तो फर्स्ट 6 मंथ्स वर्सेस द सेकंड 6 मंथ्स जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ्स में हमने इतनी लड़ाइयाँ की हैं, और मेजॉरिटी लड़ाइयाँ घर वालों की वजह से होती थी, घर वाले या खानदान की वजह से. क्योंकि हमारा तो सेट था ना, हम तो सॉर्टेड थे. अब किसी ने कुछ बोल दिया, किचन में कुछ बोल दिया, यहाँ पे कुछ बोल दिया, मैंने दिल पे ले ली बात और मैंने उसको बताई. और ही वॉज ऑल्सो टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड अब इस बात का करना क्या है, राइट? मैंने जाके उसके सामने रोया, और फिर ही विल गो आउट एंड ही विल बी लाइक, ऐसा कैसे किया आपने ये? मैंने कहा सारी बातें जाके ऐसे नहीं करनी है कि आप डांट ही दो अपने पेरेंट्स को या घर वालों को या जो भी. कुछ चीजें जो हम अपने बीच में भी रख सकते हैं, कि मैंने बस आपको बता दी, आप समझ गए कि ठीक है यार, ऐसा होता है, आपके लिए डिफिकल्ट होगा. तो शादी के बाद ना बहुत समय लगता है. लोग यूजुअली बोलते हैं कि 1 साल लग जाता है वो एडजस्टमेंट पीरियड में. लेकिन इन लॉज के साथ रहना तभी मुमकिन है लॉन्ग टर्म, जो मैंने अपने इन लॉज से भी सीखा. दे आर 68 and 74, ठीक है? सो मच एज गैप बिटवीन मी एंड देम. तब भी आज की डेट में भी वो मुझसे सीखने को रेडी हैं कि लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सके, राइट? मैं भी उनसे सीख रही हूँ ऑब्वियसली, लेकिन वो रिजिड नहीं है. वो ये सीखने रेडी हैं, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना है, वैसे नहीं वैसे करना है, यू नो, छोटी छोटी चीजें. तो वो भी बच्चे बन जाते हैं हमारे साथ. और उस वजह से मुझे लगता है कि मेरा ट्रांजिशन थोड़ा जल्दी हो गया और आसान हो गया. अब ये मैसेज है इन लॉज के लिए, क्योंकि यार वो एक लड़की आपके घर आ रही है सब छोड़ के, अपनी आइडेंटिटी छोड़ के. ये बहुत लोगों ने ये बात की है, लेकिन अभी क्योंकि रिसेंटली मैंने ये खुद गो थ्रू किया है,
पता है आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है एज अ वुमन। आपको पता ही नहीं चलता कि अब आप कौन हो, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे टैग्स लग जाते हाँ। हैं। एग्जैक्टली 6-8 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ओ अब मैं अपने माँ बाप या अपने कजन्स, अपने भाई के साथ कम से कम समय बिताऊंगे वर्सेस साल में 1-2 बार बस। हाँ। और वो मुझे हिट हुआ 6-8 महीने बाद, क्योंकि मैं तो अपने लाला लैंड में जी रही थी। तो आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है यार, आप कौन हो, आप सडनली बहू बन जाते हो। अभी तक आप में एक बहू बोन नहीं थी, मेरे बॉडी में तो एक बहू बोन नहीं थी। सडनली आई बिकम अ बहू एंड आई हैव टू, मैं बता रही हूँ सार्थक, आई हैव बिन द काइंड ऑफ पर्सन हु इज अ बाउंड्री सेटर लाइक दिस, कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। और फर्स्ट 6 to 8 months और अभी भी कई बार ऐसा होता है कि आई बिकम अ पीपल प्लीजर अराउंड माई इन लॉज, कि इनको मुझसे तकलीफ ना हो, इनको कोई शिकायतें ना हो मुझसे। कहाँ से आ रही है, हमारी सेंचुरीज ओल्ड कंडीशनिंग है ना एज अ वुमन। तो अब आप सोचो एक औरत ये सब छोड़ के अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करके आपके घर पे आ रही है, तो आपके मतलब उस लड़के की, द हस्बैंड एंड द इन लॉज, द पेरेंट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत बड़ी कि उस तक का ब्रिज बनाए वो, कि वो वहाँ पे ऑलरेडी एलियन फील कर रही है, आइसोलेटेड फील कर रही है, उसको कैसे और हम इनसाइडर फील कराएं। दोनों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कोई सिंगल विमेन नहीं कर सकती, वो इन लॉज को भी उतना ही आगे आके करना चाहिए। बट इसमें ना काफ़ी, जैसे हम अभी बात ही कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी रिएक्ट करने लगते हैं लोग, इंसान बहुत जल्दी। कोई मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि एक नई शादी हुई है किसी की, ठीक है, एंड बच्चा जो लड़का है वो उसने काफ़ी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखा है, सब कुछ है, सिंगल बेड अर्नर है, सब कुछ सेट कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है। बट एक दिन की शादी होती है एंड सडनली कुछ बीच में से उसका वाइफ के साथ में और वाइफ और उसकी मदर इन लॉ के साथ में कुछ होता है, एंड वो सीधा माँ के पास जाके समझाता है या बात करता है, वाइफ को निगलेक्ट कर लेगा या वाइफ के पास जाएगा। तो इसमें ना 2 डायनेमिक्स क्रिएट हो जाते हैं कि भाई अगर पहले वाइफ के पास चला गया तो रिश्तेदारों के बीच में बन जाएगा कि भाई तो जोरू का गुलाम है, माँ के पास चला गया तो बन जाता है कि भाई ममाज बॉय। इसमें लड़के पिसते हैं। हाँ, सच है। व्हाट इज अ राइट अप्रोच कि वो एक हस्बैंड के लिए वो बैलेंस करना कितना इम्पोर्टेंट है, वो क्या चीज़ें कर सकता है कि देखो दोनों चीज़ें बहुत, एक किसी के लिए 30 साल पे अगर वो किसी शादी कर रहा हो, 30 साल का बहुत बड़ा है, वो एक पेरेंट्स ने उसको पाला पोसा सब कुछ है, लेकिन आगे 50 साल वहाँ भी है ना। तो वो जो एक चीज़ें पकड़नी है कहीं ना कहीं वो बहुत है, लेकिन वो ब्रिज बनाना बहुत लोगों को नहीं आता, वहीं पे सेपरेशंस का या कॉन्फ्लिक्ट्स का एंट्रेंस आती है। तो इसको हम कैसे डील करें? ये यहाँ पे ना एक चीज़ बोलूँगी मैं, और वो हो सकता है बहुत लोगों को ये ट्रिगर भी करे। बोलो बिंदास बोलो। जब आपकी शादी हो जाती है ना, तो आप और आपके पार्टनर, ठीक है, मी एंड माय पार्टनर हैव बिकम वन फैमिली यूनिट। टीम मेंबर भाई, एक टीम हो गए। तो हम एक दूसरे की हमेशा प्रायोरिटी रहेंगे। मेरे माँ बाप, उसके माँ बाप सेकेंडरी हो गए जिस दिन हमारी शादी हो गई, ठीक है, क्योंकि हम बचपन से हम किसके साथ बड़े हुए हैं, अपने माँ बाप के साथ ना। उन्होंने सबसे पहले किस चीज को रखा है, आपके पिताजी को अगर देखें, अपनी वाइफ और अपने बच्चे सबसे नंबर 1 रखे हैं ना, राइट। तो अब ये जर्नी आप शुरू कर रहे हैं, रोज चेंज हो रहे हैं। हाँ, आप और आपकी वाइफ। हाँ, तो आपके माँ बाप भी सेकेंडरी हो गए, ठीक है। ये सुनने में बहुत लोगों को दर्द होगा, लेकिन ये सच है। आप एक फैमिली यूनिट बन गए। हमेशा आपका एज द मैन एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर वाइफ ज्यादा है, थोड़ी सी, चाहे आप 60-40 कर लो, थोड़ी ज्यादा है। क्योंकि जैसा भी मैंने बोला, एक तो उसको ऑलरेडी एलियन फील हो रहा है, वो एकदम नए समाज, नई कम्युनिटी, नए परिवार, नए खानदान में आ गई, राइट। तो और वो आपको चुन के आई है, ठीक है। स्पेशली इन लव मैरिजेस, आई फेल इन लव विथ माई पार्टनर, नॉट एग्जैक्टली राइट। फैमिली तो +1 प्लस व्हाटएवर में आ गई, राइट। तो अब मेरे पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे उतना लव फील करवाए अपनी फैमिली की तरफ, राइट। वो कैसे होगा? तो अ लॉट ऑफ टाइम्स ही हैज टू बी माई एडवोकेट,
अ लॉट ऑफ टाइम्स, ठीक है, नंबर 1. सेकंड, एट द सेम टाइम, ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत रिएक्टिव हूँ. आपने ये जो यूज़ किया ना, रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्स, मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ही शॉर्ट फ्यूज़ है मेरा. लेकिन 11 months में मैंने अपने इन लॉज के सामने एक बार भी मेरा फ्यूज़ शॉर्ट नहीं होने दिया है. कि अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा है तो मैं अपने रूम में चल जाऊँगी, बाथरूम में चल जाऊँगी, आई विल कम्युनिकेट टू माई पार्टनर एंड देन बहुत रिस्पेक्टफुली आई विल कम्युनिकेट विथ माई इन लॉज. आप प्रायोरिटी बन गए हो का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी कर सकते हो, राइट? लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कहीं ना कहीं वो वुमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप रिस्पेक्ट एक्सटेंड करें, फिर बाकी सब आपके पार्टनर संभाल लेगा. आप रिस्पेक्टफुल और लविंग रहें. जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए हैं, ऑब्वियसली टाइम लगेगा उनको आपके पेरेंट्स बनने में, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप वहाँ पे वही रिएक्टिव और बदतमीज नहीं हो सकते, अपने पॉइंट रख सकते हो. वहीं पे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज आती है. यहाँ पे एक कोच का रोल आता है, हाउ टू लर्न क्रूशियल कॉन्वर्जेशंस या कम्युनिकेशन द राइट वे. अब वही वाली बात है ना कि जब 20-25 साल के रिलेशनशिप को आप रातों रात नहीं चेंज कर सकते हो. वो उसके लिए आपको अगर और आगे बढ़ाना है तो वो बड़ा एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है. आप लाइन बहुत सही बोली कि बदतमीज और रिस्पेक्ट करने में बहुत बहुत माइन्यूट सी लाइन है. वो इधर करोगे तो बदतमीज हो सकती है, इधर करो तो रिस्पेक्ट. बट इसमें एक मैं और अगर आपसे सवाल ऐड इसमें पूछूं कि ये कंडीशनिंग आई क्यों और क्यों है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डोमेस्टिक हो गई या फिर इमोशनल हो गई, सिर्फ वुमेन पे होती है, इसमें फेयर प्ले कहाँ है? अगर देखा जाए तो जब हम हंटर गैदरर्स थे, बहुत पहले से भी, जब से ह्यूमंस हैव कम अराउंड, राइट, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो हैं जो हम डिनाई नहीं कर सकते. आप ऑब्वियसली मुझसे शायद 50 किलो ज़्यादा सामान उठा सकते हो विदाउट ब्रेकिंग योर बैक और विदाउट गेटिंग इन ट्रबल विथ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम और व्हाटएवर, ठीक है. डिज़ाइन ऐसे किए गए, डिज़ाइन इस तरीके से है हम बायोलॉजिकली. तो कुछ काम हैं जो मेन डू बेटर देन विमेन, ठीक है, नॉट डिनाइंग दैट. उस वजह से बहुत पहले से men would go out hunt, women would take care of the tribe and defend the tribe. ठीक है, मतलब women would also fight and defend the tribe. अभी भी अगर आप lions में देखें या और mammals में देखें, it's women और it's the female lions जिनके आसपास पूरा tribe रहता है and then they defend till the end of their last breath, right? तो women are also very fierce. लेकिन कहीं ना कहीं जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, कॉलोनाइज हुआ, हमारी कंट्री कॉलोनाइज हुई, जब से कॉलोनाइजर्स आए हैं हमारी कंट्री में, तब से द पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स विमेन हैज शिफ्टेड अ लॉट. क्योंकि दो टाइप के कॉलोनाइजर्स और इन्वेडर्स केम इन, ब्रिटिश एज वेल एज इस्लाम, राइट. इस्लाम में विमेन आर सीन वेरी डिफरेंटली. British women were also dressing very differently, doing very different things. British women had more power, but they were always treated as delicate and dainty like dolls. And Islam mein, when it came in, very different from what Hindu women or Indian society mein women used to be. Free and going out and wearing whatever they wanted to. ये दो colonization की वजह से हमारा पहनने का चीज़ें, मतलब हमारे outfits, हमारे cultural रोल ऑफ अ वुमन, वो सब बदल गए. और पिछले 200-300 सालों में हमने उसे इतना अपना लिया है कि अब हम लड़ते हैं, अगर बंदी ने क्रॉप टॉप पहन लिया तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं पॉलिटिकल, राइट. लड़ते हैं हम कि अगर बंदी ने बंदे से ज़्यादा कमा लिया तो. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमने पिछले 200-300 साल में ही सीखी हैं, और जितनी जल्दी हम इसे छोड़ दें उतना अच्छा है, क्योंकि men can also do domestic work and women can also do corporate work or whatever it is outside. जी. There's no difference. जी. The difference is in your choice and mindset. Exactly. तो ये कहीं ना कहीं जैसे इसमें एक और भी एग्जांपल है कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स में अगर सेम कपल एक ही जॉब में है एंड द वाइफ गेट्स प्रेग्नेंट, तो जो प्रेगनेंसी का टाइम है उसके बाद में और भी चीज़ें हैं, तो उसमें जो उसका पीरियड होता है उसको जॉब छोड़नी पड़ती है, ठीक है, लेकिन उसी लेवल पे आदमी काम कर रहा है तो वो पूरा जा रहा है, लेकिन उसको घर पे रहना है.
प्री एंड पोस्ट दोनों तरीके से। तो ये इसको आप कैसे समझाना चाहोगे कि बड़ा एक इमोशनल एक कहीं ना कहीं एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है जो शायद सोसाइटी में लोग बड़ा एग्री करते नहीं, मानते नहीं इसको? मुझे तो लगता है कि पैटर्निटी लीव भी काफ़ी लंबी होनी चाहिए। सिर्फ मैटर्निटी लीव दे देते हैं 6 महीने की, 9 महीने की बहुत जगहों पे, लेकिन पैटर्निटी लीव के नाम पे क्या मिलता है? 15 दिन। यार वो इंसान भी तो बाप बना है यार, उसको भी तो घर पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम बढ़ गए हैं। बट अगर आप कंट्रीज देखें, जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज में पैटर्निटी लीव भी लंबी होती है, हमारे देश में क्यों नहीं होती? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम इतनी ज़्यादा की पॉपुलेशन होते हुए भी अंडर स्टाफ्ड है कहीं ना कहीं। एक आदमी 3 आदमियों का काम कर रहा है, राइट? तो एक जाएगा 6 महीने के लिए, तो एवरीथिंग वुड बी लाइक ओ माय गॉड कैसे होगा ये, राइट? तो पैटर्निटी लीव बढ़ाएं पहले तो, राइट? सेकंड, बहुत ट्रिकी है, और ये बहुत पहले व्हेन आई वाज मच यंगर आई हर्ड इंदिरा नूई टॉक अबाउट इट। शी इज लाइक, उनसे किसी ने पूछा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैम आपके स्टेज पे इतनी औरतें पहुंच क्यों नहीं पाती? एंड शी सेड दिस सो ब्रिलियंटली, मतलब आई हैड गूज़बम्प्स। शी इज लाइक, आप जब तक मिडिल मैनेजमेंट पहुंचते हो तब आपकी शादी और बच्चे हो जाते हैं, तो आपको बैक सीट लेनी पड़ती है, और मिडिल मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट जब पहुंचने की बारी आती है तो आपके बच्चे शायद कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं, या उनका कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं वो माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है। मतलब मैंने देखा, मैं जब 10th ग्रेड में भी थी, मेरी मॉम दिन रात मेरे साथ बैठी रहती थी, क्योंकि मैं उन्हें बोलती थी मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो आप मेरे बाजू में बैठे रहो। और डैड कहाँ है मुझे पता भी नहीं, मतलब भी नहीं, राइट? तो वो माँ की एक हमारे सोसाइटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा चली आ रही है कि माँ ही करेगी सब, माँ ही कर सकती है। ऑब्वियसली मदर्स आर प्राइमरी केयर गिवर्स बायोलॉजिकली ऑल्सो, नो वन कैन रिप्लेस अ मदर, नो वन कैन, लेकिन you can always ask the secondary caregiver, which is the father, to pitch in more, do more, है ना? आप सारी चीजें डिवाइड कर सकते हैं अब, क्योंकि अब ब्रेड अर्नर आप दोनों हैं, आप दोनों कमा रहे हैं, आप दोनों इस घर को बना रहे हैं, बच्चे की फ्यूचर के लिए अर्न कर रहे हैं, तो क्यों ना करें? पिताजी भी क्यों ना घर पे रहें और वो सारे चीज़ों में काम बटाएं? इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल मेरी कज़न है। शी हैड अ बेबी 2 years ago एंड जीजी वी कॉल देम, तो जीजी जीजू का जो एग्जाम्पल देखने मिलता है बहुत ही बढ़िया। जैसे ही शी गॉट प्रेग्नेंट, जीजू का करियर ऐसा था कि ही हैड टू ट्रैवल टू स्पेन एंड हियर एंड देयर वेरी ऑफन। तो जैसे शी गॉट इन द सेकेंड हाफ ऑफ हर प्रेगनेंसी, शी इज लाइक अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम अपने कंपनी वालों को बोल दो लिसन योर लाइफ इज अबाउट टू चेंज, मैं करूंगा सारा काम लेकिन आई नीड टू बी हियर। और अभी भी मैं देखती हूँ द नेफ्यू 2 साल का है वो, और वो दोनों लगे होते हैं, कभी डिनर जीजू बना रहे हैं, कभी इनका कुछ चल रहा है, ये वो, दे आर डिवाइडेड। यू कैन नॉट लुकिंग एट देम, जेंडर में डिफरेंस ही नहीं पता चलता। सिर्फ तब पता चलता है जेंडर में डिफरेंस जब जीजू हमारे साथ बाहर पार्टी करने आते हैं, तो बोलते हैं आज मैं पीऊंगा यार। तो ऐसा पॉसिबल है, अगर मुझे लगता है अगर वो लोग कर सकते हैं तो बहुत लोग कर सकते हैं। और अगर हम काम बांटें घर पे, तो बाहर करियर में गैप्स भी आना बंद हो जाएंगे विमेन के लिए, क्योंकि वो चैन से अपना बच्चा घर पे छोड़ पाएंगी कि हाँ यार नाउ आई कैन गो बैक टू ऑफिस। जाने से पहले मैं एक बहुत टिपिकल सवाल आपसे पूछूंगा कि एक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डायनामिक की जो बात करते हैं कि अगर आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा पैसे कमा रही है, उसका एक कहीं ना कहीं एक स्टेटस बहुत ऊंचा है, तो सोसाइटी आपको दबाती है और आप खुद भी दबते रहते हो। फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि मुझे तो डॉक्टर में शादी करनी है, बट वो बड़ी ना हो, MBBS ही हो या MD ना हो। MD हो गई तो उससे ज़्यादा पैसे कमाएगी, सब उसकी तारीफ करेंगे, सब कुछ करेंगे, और उसका जो फ्रेजाइल ईगो है ना वो क्रैक करेगा, वो बर्स्ट करेगा। तो इसको आप कैसे देखते हो अपनी कोचिंग में, आप कैसे समझाते हो, या जनरली आपका पर्सपेक्टिव क्या है? आपने तो कीवर्ड बोल ही दिया, फ्रेजाइल ईगो। फ्रेजाइल ईगो, हाँ, राइट। मतलब यार
जब आपकी शादी हो चुकी है तो जो भी पैसा है, चाहे वो आपका पैसा है, आपके पार्टनर का पैसा है, वो आ तो इसी घर में रहा है ना। फ्यूल तो वो आप ही की लाइफस्टाइल कर पा रहे हैं ना। अगर मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ कि मैं आपको पेरिस ले जाऊं, राइट, तो इजंट दैट गुड फॉर यू? व्हाई डू यू हैव टू बी लाइक कि नहीं नहीं हम 5 साल पेरिस नहीं जाएंगे घूमने, मैं अपने पैसे से ही ले जाऊंगा, राइट? आप अपने पैर पे कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मार रहे हैं खुद। तो ये बहुत ही बहुत बड़ी सी चीज़ है जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी है बहुत अर्ली ऑन। तो व्हेन आई वाज 22-23 आई स्टार्टेड रनिंग माय ओन बिजनेस। तो मैं बहुत अर्ली ऑन से बिजनेस में हूँ और कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करती रहती हूँ। बहुत सारी साइड हसल्स रही हैं मेरी। तो कई रिलेशनशिप्स भी मेरी इसीलिए ब्रेक हुई हैं वेयर द मेन हैव सेड कि हम ना आई एम इंटिमिडेटेड बाय यू, कि कितना आप करते हो, कितना कुछ यू नो, यू आर डूइंग सो मच, यू आर सो हाई स्टैंडर्ड। हाँ, तुम बहुत हाई स्टैंडर्ड हो, बहुत तो कैजुअली बोलते और मैं तो एक नॉर्मल नौकरी में हूँ और उसका भी पक्का नहीं है अभी मेरा, तो आई कांट बी विथ यू, राइट? तो दिस इज ईगो ओनली, दिस इज मेल ईगो विच इज फ्रजाइल, कि यार तुम्हारा पार्टनर तुमसे ज्यादा कमा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो गए। हम सब अपनी अपनी जर्नीज में हैं, अपना अपना किस्मत अपनी अपनी सब लेके आए हैं और उतना ही करेंगे, राइट? दिस हैपेंड व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड ऑल्सो। व्हेन आई स्टार्टेड डेटिंग माई पार्टनर, तब माई पार्टनर उन्होंने 10 साल कॉर्पोरेट करियर छोड़ के वो पहाड़ों में शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि ही वाज फाइंडिंग हिमसेल्फ कि भाई नहीं होगा मुझसे ये 10 साल वाला कॉर्पोरेट, अब और नहीं होगा। तो ही वाज इन अ ट्रांजिशन पीरियड। ही वाज रनिंग अ हॉस्टल इन द माउंटेन्स एंड माई पेरेंट्स वर कम्प्लीटली अगेंस्ट इट कि यार इसका तो वो 1 करोड़ वाला पैकेज नहीं है, टेकी नहीं है ये, वैसा यू नो थिंग्स लाइक दैट। और तुम इतना कमा रही हो, वो इससे ज़्यादा या डबल या ट्रिपल कमाना चाहिए, ऐसे बहुत सी बातें आई। मैंने भी अपने माँ बाप से बहुत लड़ाई की कि यार आपने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया, मेरे बिजनेस में मुझे इतना सपोर्ट किया, पुश किया कि इन्वेस्ट कर, ये कर, अपनी वेल्थ बना जी, ताकि मैं अपनी वेल्थ साइड में रख के सही बात। बंदे की वेल्थ पे जी सकूं। मतलब ये दिस डिबेट आई हैड विद देम मल्टीपल टाइम्स, and then finally when they met my partner they're like, oh wow, you know, he brings so much to the table. तो ये वाली बात हमने बहुत बार की। इसका जो सोल्यूशन है, जो मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ जो इस स्टेज में हैं कि वो अरेंज मैरिजेस के लिए लोगों से मिल रहे हैं या फिर डेट भी कर रहे हैं किसी को टुवर्ड्स वेडिंग, टुवर्ड्स मैरिज, सॉरी, तो नंबर 1 कुछ ऐसी चीज़ें, 6-7 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको शादी के लिए बाद के लिए नहीं छोड़ने हैं, आपको पहले ही कर लेने। क्योंकि एक बार आपके जिंदगियां मर्ज हो गई, फिर डिस्कस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर लड़ाइयाँ ही होंगी मैनी टाइम्स। तो वन ऑफ दोज टॉपिक्स इज फाइनेंस, फॉर श्योर फाइनेंस, कि आपका फाइनेंस क्या है, पर्सनल फाइनेंस क्या है, आपकी वेल्थ कितनी है, पीछे आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं कि नहीं, कुछ कॉर्पस बिल्ड कर रखा है कि नहीं, आपके ग्रोथ के एम्बिशंस क्या है, मतलब आपके लिए रिच होने का मतलब क्या है, मेरे लिए रिच होने का मतलब क्या है, आप कितनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो, कैसे बिल्ड करना चाहते हो, ऑल ऑफ दैट। फाइनेंस के अराउंड 9-10 क्वेश्चंस आप उठाओ। आजकल तो कितना आसान है, चैट जीपीटी से पूछ लो यार, ठीक है, कि 9-10 गिव मी 10 क्वेश्चंस दैट आई कैन टॉक टू माय पार्टनर अबाउट फाइनेंस। बातें करो, समझो पहले ही, राइट? एंड देन आप शादी में जब आप आओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ये ऐसा हुआ सेम हमारी मेरी शादी में भी हमने ये बात की कि ठीक है हमें गाड़ी लेनी है, हम आई वांटेड टू गेट अ कार व्हाइल गेटिंग मैरिड, तो गाड़ी लेनी है। अब मैंने बोला कि मैं इतनी डाउन पेमेंट कर सकती हूँ, उन्होंने कहा कि मैं इतनी ही कर सकता, मैं इतनी नहीं कर सकता अभी, राइट? अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, राइट? अब वो डन है, अब वो मेरे पे है और उन पे है कि हम इस चीज को ये लेके चलें कि नहीं ये गाड़ी अब तुम्हारी हो गई, क्या मैंने पैसे नहीं दिए, ऑल ऑफ दैट। इट्स ऑल अबाउट अपने अंदर आप किस तरीके से खुद से बात कर रहे हो, राइट? ना मैं ये करना चाहती हूँ कि लिसन ये तो मेरी गाड़ी है, तुम मत छुओ से, व्हाटएवर, यू नो, आई कांट बी दैट पर्सन ऑल्सो। वही बात आ जाती है यहाँ पे। आप भले ही आप 2x कमा रहे हो, आप बदतमीजी नहीं कर सकते। किसी का पैसा डिफाइन नहीं करता उनकी वर्थ। तो यही अगर
लड़के भी डिटैच कर ले, लड़कों के घर वाले भी ये डिटैच कर ले ना कि आपका पैसा आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता है, वही है सारा मैजिक। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि जो आपने टीम एफर्ट की बात करी है कि सब चीज़ें घर ही तो आ रही है ना, कि अभी जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो मैं फास्ट बॉलर था और मेरा कैप्टन भी फास्ट बॉलर था। तो एक एंड से वो बॉल डाल रहा है, एक एंड से मैं बॉल डाल रहा हूँ। अब वो बहुत फायरी बाउंसर्स फेंकना, अच्छी यॉर्कर्स फेंकना, ठीक है, बीट कराना, और मेरा एक टप्पे पे बॉल डालना, जो बोलते हैं कि क्रिकेट की भाषा में कि अपनी लाइन लेंथ पे बॉल डालना। मैं एक तरफ से उस चीज़ को प्रेशर बिल्ड कर रहा हूँ बैट्समैन पे, और वहाँ से वो अटैक कर रहा है। उसने 6 विकेट ली उस मैच के अंदर, मुझे कोई विकेट नहीं मिली, बट मेरा रोल था, मैं अपने जोन में उस पिच के अंदर इतना मैंने प्रेशर क्रिएट कर दिया कि उनको रन लेना पड़े, वहाँ से वो अटैक कर रहा है। अगर इसी से बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स को हम लाइफ से रिलेट करें कि भाई वो मैच जीत गए हम, ट्रॉफी टीम के पास में आई, ट्रॉफी मेरे पास में नहीं आई, ट्रॉफी मेरे कप्तान के पास में नहीं आई, वो ट्रॉफी हमारे टीम को मिली। तो अगर आपकी वाइफ आपसे 2 लाख 1 लाख रुपए ज़्यादा कमा भी रही है, तो भाई ये तो एक प्राउड और गर्व की बात होनी ही चाहिए ना, कि भाई क्या दिक्कत है भाई। मतलब आप राजस्थानी में बोलते हैं ना कि भाई आन बान शान, हमारी तो वाइफ हमारी आन बान शान है, तो भाई वो आन बान शान को फिर तुम रियलिटी में वो भी करो। तो ये एक बड़ा रियल लाइफ एग्जांपल जो मैं काफ़ी लोगों को बोलता हूँ। बहुत ही सही, क्योंकि आप एक दूसरे को सपोर्ट भी तो कर सकते हो। आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हो कि हाँ यार, यू आर सो गुड एट मनी मेकिंग, आई एम विथ यू, बनाओ, राइट, करो ये। और जो लड़के बहुत कैजुअली बोलते हैं कि भाई यार वो तो मुझसे नहीं पटने वाली, उसका तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है। भाई अगर वो लड़की टाइमली उठ के अपनी हेल्थ पे काम कर रही है, अच्छा पैसा कमा रही है, कहीं ना कहीं पार्टी भी करती है, पूरा एक लाइफ का पूरा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझ रही है, करती है, उसके हाइट स्टैंडर्ड्स नहीं है भाई, तुम लो स्टैंडर्ड बैठे हो। बहुत ही सही बात बोली आपने। वो अगर डिसिप्लिन्ड है, एम्बिशियस है, सब कर पा रही है, नहीं तो तुम बैठे हो लो स्टैंड पे कि भाई तुम्हारे लेवल पे आके कोई तुम्हें आके पूछे, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक ही इंसान आएगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे लेवल पे, वो तुम्हारी माँ या तुम्हारे फादर। और तुम सोचो तुम्हारी बंदी तुम्हारे लेवल पे आकर तुम्हें चीजें बताए, तो आई एम सॉरी, ये एक लेवल तक चलेगा, बट वो फिर लॉन्ग टर्म नहीं है। मतलब बचपन से हम ये भी सुनते आ रहे हैं ना कि आपको अपनी लाइट डिम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा इनसिक्योर है आपकी लाइट से। अब बहुत लोगों को करनी पड़ती है, औरतों को करनी पड़ती है अपनी लाइट डिम। यार देखना, क्योंकि घर पे यार देखना तेरा भाई सक्सेसफुल नहीं है, तू अपनी सक्सेस इतने ज्यादा शो ऑफ मत कर, राइट। तेरा पति सक्सेसफुल नहीं है, अपनी सक्सेस इतने ज्यादा उसका ढिंडोरा मत कर, है ना। क्यों यार, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं बताऊंगी लोगों को, वो मेरी सक्सेस है ना, इससे रिलेटिव सक्सेस की क्या, वो उनकी जर्नी, कोई कंपटीशन थोड़ी ना यार, आपस में विद द पीपल हु आर सपोज्ड टू बी योर टीम, जैसे आपका सिबलिंग या आपका पति, यू नो। तुम अभी जैसे मैं एक गोल देख रहा हूँ, मेरी पार्टनर वो एक गोल देख रही है, जब आप साथ में होते हो तो साथ मिलके वो गोल देखते हो। ये नहीं करते कि भाई तू तो हाँ चलेगी या मैं यहाँ जा रहा हूँ, भाई आप कलेक्टिवली भी जा सकते हो, सेम ही घर में तो रह रहोगे ना, सेम ही गाड़ी में घूम रहे होगे। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो ठहराव नहीं है लोगों, मुझे लगता है कि तो मज़ा आ गया मैम, आपसे मिलके, आपसे बातें करके। हमने काफ़ी चीज़ डिस्कस करी आज, और बड़ा वैसे लेवल बात करी है कि शायद पब्लिक बहुत कुछ टेक अवे करेगी यहाँ से। एंड आई एम श्योर हम लोग और आगे चल के और हज़ारों लोगों की मदद करें, उनको गाइड करें कि भाई चॉइसेस तुम्हारे पास है, पाथ हम दे सकते हैं कि भाई सही है नहीं है। Anything you want to add before going, ऐसे पहले मेरी पब्लिक के लिए? मेन जो आपने बोला वही रिपीट करना चाहूंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ चॉइसेस है, एवरीथिंग इज चॉइसेस। व्हाट चॉइस यू आर मेकिंग एवरी सिंगल डे। आज सुबह उठे आपने खुद को अगर उठते ही ये बोला ना, अरे यार आज तो ये करना है, तो वैसे ही दिन जाएगा। अगर उठते ही आपने बोला टुडे इज गोना बी अ ग्रेट डे, जो भी है मैं हैंडल कर लूंगी, राइट, तो वैसे ही दिन जाएगा।
सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ, इवन वर्स से वर्स कंडीशंस में भी आप बहुत खुश रह सकते हो क्योंकि सब कुछ आपकी चॉइसेस है. हाउ डू यू चूज टू बी जॉयफुल, इन लव, इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स एवरी डे? सुबह उठते हैं सबको मुझे लगता है कि वो मिरर वर्क करना चाहिए कि भाई सुबह उठते हैं अनिल कपूर बन जाओ. क्या लग रहा है तू, क्या इंसान है तू, वो होना चाहिए. वो ही वाइब्रेशन आप पूरा दिन सेट करते हो. बिल्कुल, ये मैंने अपने पार्टनर से ही सीखा है. वो अपने हमारे रिट्रीट्स पे भी वो सब से बोलते हैं कि यार मिरर जब भी देखो ना, वो लोग यार क्या माल है. हाँ एग्जैक्टली. वो अगर आपने 5 से 10 सेकंड अपने आप को आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पा रहे हो ना, तो देयर इज समथिंग वेरी गैप जो आपको काम करना पड़ेगा. नहीं तो सबसे उठ के बस ये बोलो कि भाई मैं करता हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि भाई इसका रीज़न क्या है, जो शायद अंदर से खुद आता था. मैंने हमेशा एक चीज़ बोली, भाई हाँ यार जो भी होगा ना बहुत बढ़िया कर लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो और वही कर रहे हैं आप basically. वही चलता है. In such a big career switch also, you're doing so well. थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग इन. एंड मजा आ गया. एक बार दोबारा बैठेंगे और थोड़ा टेक्निकल चीज से बात करेंगे. थैंक यू सो मच. Thank you so much.